હેલો એવરીવન, આશા છે કે તમે બધા મસ્ત જ છો. બરાબર, ફર્સ્ટ લેક્ચરને તમે લોકોએ બહુ સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો. હજી પણ હું એવું એક્સપેક્ટ કરીશ કે હું હજી સારું કરી શકું. બરાબર, મેં તમને જેવી રીતના કીધેલું કે તમે કોઈ સજેશન્સ આપશો તો એના ઉપર હું કામ કરવાની પૂરી કોશિશ કરીશ. તો મને 3 સજેશન મળ્યા છે. બરાબર, જેમાંથી હું 2 પર કામ કરું છું ઓલરેડી, જેમાં મેં અત્યારે ઓલરેડી સારું કરી લીધું છે. ફર્સ્ટ ઇઝ, મને એવું કીધું છે કે હિન્દી અને ઇંગ્લિશ જો તમે કરી શકો તો બહુ સારું. બરાબર, સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કે તમે સાઉન્ડ કદાચ એટલો ક્લિયરલી ના આવતો હોય તો માઇકનો ઉપયોગ કરો. તો એ માઇક આપણે લગાડ્યું છે, જો બહુ સારું આમાંથી પણ નહીં નીકળે તો આપણે હજી માઇક ચેન્જ કરવાની ટ્રાય કરશું. ત્રીજું મને જે જાણવા મળ્યું છે દેટ ઇઝ કે લાઇટિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરજો. બરાબર, તો લાઇટિંગ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇમ્પ્રૂવ કરશું. બરાબર, તરત ને તરત સેટઅપ પોસિબલ નથી, તો એના માટે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરશું. રાઈટ, तो हवेથી હું ट्राई करूँ છું हिंदी અને इंग्लिशનું. आई होप आप लोगों को समझ आएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. लेट अस स्टार्ट. तो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां तक पढ़ा था हमने. ठीक है, कॉकरोच ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ह्यूमंस है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है. अगर उसका क्विक रिवीजन लेंगे तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने, कंपोनेंट्स पढ़े थे, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं करके. फर्स्ट वाज फ्लूइड्स. फ्लूइड्स के अंदर हमने ब्लड देखा था, लिम्फ देखा था, हीमोलिम्फ देखा था. राइट, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थे ब्लड वेसल्स. कौन से ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं. राइट, उसके बाद हमने देखा था कि पंपिंग ऑर्गन चाहिए. तो पंपिंग ऑर्गन कौन सा था? हार्ट था, हाँ या ना. फिर हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या रहेगा कि जहां पे ओपन स्पेसेस के अंदर, राइट, हीमोसील जिसे कहते हैं, बिग कैविटीज, लार्ज कैविटीज, उसी के अंदर ब्लड जो है वो या तो जो भी फ्लूइड है वो फ्लो करता है एंड इट कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द टिश्यूज. ठीक है, फिर हमने दूसरा देखा था दैट वाज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स रहेंगे जिसके अंदर से की ब्लड फ्लो होगा, वो डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आएगा. ठीक है, हमने ये देखा था कि इवोल्यूशन हुआ है जहां पे ओपन से क्लोज्ड की तरफ गया है नेचर. तो मैंने आपको बोला था कि नेचर क्या कोशिश करता है कि अगर प्रीवियस जो वो सिस्टम था वो इतना एफिशिएंट नहीं है तो नेचर हैज ऑलवेज ट्राइड टू मेक इट मोर एफिशिएंट. तो ओपन से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया. ठीक है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में एफिशिएंसी में कौन सी चीज बेटर थी? आप प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो, फ्लो को मेंटेन कर सकते हो, हाँ या ना. ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट लेक्चर का रिवीजन. अब इससे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, जहां पे हम देखने वाले हैं सर्कुलेशन की सर्किट्स. ठीक है, फिजिक्स मेरा इतना अच्छा है नहीं, इतना कि अच्छा ही नहीं है. ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे सर्कुलेशन सर्किट्स, सिंगल सर्किट हार्ट. ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन सर्किट. यहाँ पे 2 चेंबर्स हैं हार्ट के अंदर जब हम सिंगल सर्किट हार्ट की बात करते हैं. ठीक है, एक ऑरिकल रहेगा, एक वेंट्रिकल रहेगा. ठीक है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है. यहाँ पे ब्लड जो है जो पास होने वाला है इस डायरेक्शन में ब्लड पास होगा. ठीक है, हमेशा ब्लड कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड रहेगा. ठीक है, जो भी ब्लड पास हो रहा है फिश के हार्ट के थ्रू, ठीक है, ये 2 चेंबर्स के अंदर से, वो हमेशा कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा. देन इट विल गो टू द गिल्स, जहां पे उसे ऑक्सीजन मिलेगा, इट विल बिकम ऑक्सीजनेटेड. एंड देन इट विल रीच द बॉडी, जहां पे सारे सेल्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सारा ऑक्सीजन जो है उसको कंज्यूम करेंगे, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इंसर्ट कर देंगे. एंड देन द ब्लड विल अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड एंड इट विल रिटर्न टू द हार्ट. समझ रहे हो? 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल. थ्रू द हार्ट whatever blood is passing, that is always going to be deoxygenated, because once it passes through the heart, the blood reaches the gills, it gets oxygenated, then it moves to the body.
there all the oxygen gets used up and the deoxygenated blood then returns to the heart. Okay, after that we will have, yeah, also the heart of fishes is called a venous heart. ठीक है, यहाँ पे आई नहीं आएगा. It is called venous heart, which is an important point. It has been asked in the past. पहले पूछा गया है ये एग्जाम्स के अंदर, तो हमें याद रखना है ये कैसा हार्ट है, वीनस हार्ट है. क्यों? क्योंकि हार्ट जो भी ब्लड पंप कर रहा है वो हमेशा कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, इसीलिए उसको वीनस हार्ट कहते हैं. ठीक है, VENUS वाला वीनस नहीं. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम डबल सर्किट हार्ट के ऊपर. ठीक है, पाइसेस के बाद क्या आता है, फिशेस के बाद क्या आता है, एम्फीबियंस आते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस का एग्जाम्पल मालूम है क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं. ठीक है, उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर में वापस जाना जरूरी है. ठीक है, उसके अंदर जो एग्जाम्पल है काफी फेमस वाला वो है फ्रॉग. ठीक है, सो एम्फीबियंस हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, जिसके अंदर जैसे मैंने बोला था इवोल्यूशन के अंदर हमेशा नेचर क्या करता है, ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम डालने की ट्राई करता है. उन्हें ये समझ आ गया कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहे हैं, जब तक वो गिल्स से बॉडी में जाता है उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता होगा, है ना. तो इसलिए फिर क्या किया इन्होंने मतलब नेचर ने, कि ऑरिकल्स को सेपरेट कर दिया. ऑरिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं. नाउ यू विल फाइंड अ सेपरेट ऑरिकल दैट विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, right, and it will have the right auricle that will have CO2 rich और deoxygenated blood. ये जो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो सेपरेट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दिक्कत कहां आ जाती है कि जैसे ही वो वेंट्रिकल्स में रिटर्न करेगा, वेंट्रिकल जो है वो कॉमन वेंट्रिकल है, देयर इज नो सेप्टम, इसे सेप्टम कहते हैं. ठीक है, जो भी दो चेम्बर्स को सेपरेट कर रहा है उसे सेप्टम कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑरिकल्स में सेप्टम आ गया है, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर कोई सेप्टम नहीं है. वेंट्रिकल्स में सेप्टम नहीं है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, अब तो कॉमन वेंट्रिकल के थ्रू क्या होगा कि एक वेसल जो है वो बॉडी को ले जाएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, और एक वेसल जो है वो लंग्स और स्किन की तरफ लेकर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ठीक है, स्किन क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस के अंदर दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन. जब वो लैंड के ऊपर हैं, राइट, तो दे विल यूज लंग्स. व्हेन दे आर इन वाटर दे विल यूज स्किन. ठीक है, तो एक वेसल से चले गया बॉडी के अंदर जो थोड़ा सा ऑक्सीजन रिच है, और जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो चले जाएगा लंग्स और स्किन के पास, जिससे कि उसे वापस ऑक्सीजन मिल सके और वो वापस से ऑक्सीजनेट हो जाए. ठीक है, जहां से वो रिटर्न करेगा वापस से राइट और लेफ्ट ऑरिकल को, एंड देन द सेम प्रोसेस विल रिपीट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज गलती तो दिखी गई होगी. ठीक है, गलती कहो या इनएफिशिएंसी कहो. ठीक है, वो इनएफिशिएंसी क्या है कि अभी भी मिक्सिंग हो रहा है ब्लड का. जब तक मिक्सिंग होता रहेगा तब तक कंप्लीट एफिशिएंसी नहीं आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, एम्फीबियंस के बाद कौन आता है, एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, है ना. तो रेप्टाइल्स के अंदर नेचर वापस से समझ चुका था कि भाई हमें और बेटर करना है. ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, काम शुरू कर दिया. 3 चेम्बर्स तो पहले भी थे, एक आधा चेम्बर उन्होंने वापस से बना दिया. बराबर, अंडर कंस्ट्रक्शन काम जैसा है वो. ठीक है, हाफ चेम्बर फॉर्म हुआ है, मतलब कि यहां पे क्या होना शुरू हो गया है, जो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम है वो फॉर्म होना शुरू हो गया है, बट इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. तो अभी भी मिक्सिंग हो जा रहा था ब्लड का, बाकी सब सेम है एम्फीबियंस के साथ, कंप्लीटली सेम. ठीक है, खाली यहाँ पे क्या है, पार्शियली सेप्टम डेवलप होना शुरू हो गया था जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करे. ठीक है,
लेकिन जैसे हमको हमारी गलतियों से सीखना चाहिए, मैं अपनी गलती से सीखूं, आप अपनी गलतियों से सीखो, हमें गलतियां करनी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही नेचर भी नहीं चाहता है कि वो अपनी गलतियों को रिपीट करे। उन्होंने क्या करा, वापस से बेटर करा, एंड देन दे डेवलप्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट, जो हमें क्रोकोडाइल में, एव्स में और मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। क्रोकोडाइल है, इनफैक्ट क्रोकोडाइल के साथ साथ एलिगेटर जो है उसके अंदर भी हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिल जाता है, कि जहां पे कंप्लीटली चारों चार चेम्बर्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। किस चीज से सेपरेट हुए हैं वो, सेप्टम्स, ठीक है, सेप्टम डेवलप हो चुके हैं। कौन से सेप्टम है, जब कोई सेप्टम ऑरिकल्स को सेपरेट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है उसको यहां पे हमने लिख रखा है आईवी सेप्टम, दैट इज इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो जैसे ही रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल खुद रेप्टाइल में आता है, उसको एम्फीबियन में मत समझ लेना, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि नहीं क्रोकोडाइल तो पानी में भी जाता है ना, उसे जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कंपल्शन नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने भी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रोकोडाइल के, वो सारे किससे मिलते हैं, रेप्टाइल से मिलते हैं, दैट इज वाई क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, ओके। तो वहां से हमें क्या देखने को मिलता है, एलिगेटर से, क्रोकोडाइल से 4 चेम्बर्ड हार्ट आ गया। उसके बाद आए एव्स, ठीक है, एव्स के बाद आ गए मैमल्स, हम लोग, ठीक है। हम सबके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। आई होप यहां तक समझ आया है, श्योर। अगर नहीं आया तो एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट ऑरिकल सेपरेट, लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट, यहां से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम चलेगा, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम चलेगा, ठीक है। कहीं पे भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो देन वी कैन गेट फुल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए भी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। अब हम समझने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स को, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया कि भाई सिंगल सर्किट हार्ट क्या होता है, डबल सर्किट हार्ट क्या होता है। डबल सर्किट हार्ट के बारे में, डबल सर्कुलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक आएगा, तब आपको मैं और डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ब्लड ग्रुप्स को। प्लीज बेयर विद माई हैंड राइटिंग, है ना, स्क्रीन के ऊपर इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। अब ब्लड ग्रुपिंग जो है, आप सब अपना ब्लड ग्रुप बताइए मुझे, क्या है आपका ब्लड ग्रुप, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपने क्या कहा होगा, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, वट एवर, ऐसा ही कुछ कहा होगा आपने, हाँ या ना, ठीक है। इसके सिवा ऐसा भी होता है, ए नेगेटिव भी आता है, बी पॉजिटिव भी आता है, ए बी नेगेटिव भी आता है, ओ पॉजिटिव भी आता है, ऐसा नहीं है कि यही आता है, बट ऐसा ही कुछ आपने कहा होगा, ठीक है। एक कोई तो भी अल्फाबेट है, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आपने बताया, हाँ या ना। तो इसके अंदर होता क्या है, ए पॉजिटिव का मतलब है, हम ये सोचते हैं कि इट इज अ सिंगल ब्लड ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस कम्स फ्रॉम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एंड दिस पॉजिटिव कम्स फ्रॉम आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ओके। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग दो अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है। हम जब कहते हैं तब हम दोनों को साथ में कहते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे दोनों जो ब्लड ग्रुप है, दे कंप्लीटली डिपेंड अपॉन
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। ठीक है, अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। कहां पे प्रेजेंट होगा? सरफेस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरसीबी नहीं, आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, कौन से एंटीजन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आरसीबी ही निकल जाता है, विराट कोहली ए साल कप नाम दे तो आरबीसी है, इसके सरफेस के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, हम पहले रीसेस को नहीं समझेंगे, हम सिर्फ पहले एबीओ को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहां पे अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। आई एम श्योर आप समझने लगे होंगे हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, हाँ या ना? अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बोलेंगे हम उसको? इफ नो एबीओ एंटीजन देन इट इज कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप। समझ रहे हो? अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर ए या बी दोनों में से कोई भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। हाँ या ना? इतना क्लियर हो गया? यहां तक अगर क्लियर है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं रीसेस की तरफ, जो इससे भी सिंपल है। ठीक है, ये तो है ही सिंपल, इससे भी सिंपल है रीसेस ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, रीसेस ब्लड ग्रुपिंग हमें क्या कहता है कि इसके साथ साथ अगर एक और एंटीजन आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ए एंड आरएच बोथ आर प्रेजेंट, देन इट विल बिकम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर सिर्फ ए एंटीजन है और रीसेस एंटीजन एब्सेंट है तो ये बन जाएगा, साथ साथ बोलते रहिएगा, है ना? मैं सुनने के लिए प्रेजेंट नहीं हूं वहां पे, लेकिन आप बोलते रहिए, ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन क्लास। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, एंड देन द सेम साइकिल। ठीक है, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी नेगेटिव हो गया, अगर बी के साथ रीसस प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव हो गया, अगर इसके साथ ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा ए बी पॉजिटिव। अगर तीनों ही नहीं है, ठीक है, तो ये बन जाएगा ओ नेगेटिव। अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ए और बी में से कोई भी एंटीजन नहीं है और सिर्फ रीसस प्रेजेंट है तो बनेगा ओ पॉजिटिव। हाँ या ना? समझ आ गया? अब हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दिया गया है। ठीक है, वो टेबल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं? ब्लड ग्रुप लिखा है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ कौन कौन डोनेट कर सकता है ब्लड। हाँ या ना?
यहां पे हम समझेंगे एंटीजन। अब हमें तो पता ही है जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप है। इसके अंदर हम कुछ नया लिख रहे हैं, एंटीबॉडीज। वो हम आपको समझाएंगे कि एंटीबॉडीज क्या होता है, और डोनर्स। ठीक है। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर इसके ऑपोजिट वाले की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ए का ऑपोजिट यहां पे क्या होगा, बी। ठीक है। अगर ए एंटीजन है मतलब कि कौन सा भी ब्लड ग्रुप है, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी वो कौन सी रहेगी, बी की रहेगी। हमें एंटीजन और एंटीबॉडी मालूम है क्या? एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट में, उसको किल करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। ओके। तो अगर एंटीजन हमारा ए है मतलब कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी बी। उसको डोनेट कौन कौन कर सकता है, पहले तो हमें लिख लेना है ओ। ओ बेचारा सबको दे सकता है, बहुत बड़ा दानवीर है। ठीक है, इतना बड़ा दानवीर है, सबको ब्लड दे सकता है। और उसके साथ ए खुद के ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है। ठीक है। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे पाएगा। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो खुद के ब्लड ग्रुप को, ए ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे पाएगा। वैसे ही अगर सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है मतलब कि ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, जैसा हमने आगे पढ़ा बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इसका ऑपोजिट यहां पे क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो आई विल हैव ए एंटीबॉडीज। एंड डोनेट कौन कौन कर पाएगा, हमने बोला ओ को तो लिख ही देना, और फिर ये बी खुद को भी दे पाएगा। समझ रहे हो? ये जब भी अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ड्राइव स्लो, है ना, अगर गाड़ी वाड़ी तेज चलाते हो, किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाए या फिर ब्लड लॉस हो जाए तो हमें ब्लड जो है वो इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो जब ब्लड इन्फ्यूज करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। तो वो ब्लड ग्रुपिंग के लिए टेस्ट यही होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है वो पता चलेगा। उस हिसाब से हम लोग डोनर्स जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। हमने तीसरा क्या लिखा था, अगर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है मतलब क्या ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया है, ए बी बन गया है। तो अब हमारे पास कोई एंटीबॉडी तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, मतलब उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होंगी। अब ये जो है, ये जनाब, अगर ओ जो है वो दानवीर है तो ए बी जो है वो बहुत ही लालची है, वो सबसे ले लेगा, वो सबसे ब्लड ले लेगा। ठीक है। तो किस किस से ले लेगा, ओ तो हमें सब में पहले लिख ही देना है, उसके बाद वो ए से भी ले पाएगा, बी से भी ले पाएगा, ए बी से भी ले पाएगा। ठीक है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ऑलमोस्ट किसी से भी ब्लड ले सकता है, एक्सेप्ट फॉर जब हम लोग ये चेक करेंगे कि रीसस में पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब लास्ट बच गया ओ एंटीजन। ओ एंटीजन के पास कोई एंटीजन नहीं है तो उसके पास एंटीबॉडीज कौन सी रहेंगी, ए और बी दोनों रहेगी। ठीक है। तो मतलब ए के पास से भी नहीं ले सकता है, बी के पास से भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो है ये जो भी नया सेल आएगा कोई अलग ब्लड ग्रुप का उसको मार देंगे। ठीक है। तो वो बेचारा सिर्फ ले पाएगा खुद के पास से। समझ गए? अगर कुछ समझ नहीं आया तो इसके अंदर एक चीज है जो शायद समझ में ना आए, वो क्या है कि हम ऐसा कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन डोनेट कर पाएगा कौन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे जो कंसेप्ट लगता है वो है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन एंटीजन is attacked by the antibodies in plasma। ये लेक्चर के बीच में कह रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐड कर दूं।
अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो इसको 1.5x पे देखना, तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब जो हम कह रहे हैं फॉरेन एंटीजन, जैसे हमने कहा कि भाई ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन जो है, एंटीजन को शॉर्ट में एजी से लिख सकते हैं, वो नील है, कोई एंटीजन है ही नहीं उसके पास। ठीक है, तो उसके लिए फॉरेन एंटीजन कौन से रहेंगे? फॉरेन एंटीजन उसके लिए रहेंगे दोनों ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मैं ए या बी ब्लड ग्रुप का या ए बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ओ वाले को दे देता हूं, तो उसके अंदर होगा क्या? उसके अंदर ये होगा कि जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी ओ ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में, ए एंड बी, वो क्या होगा? वो अटैक कर देंगी उन एंटीजेंस पे और सारे जो नए ब्लड सेल्स आए हैं उनको मार देंगे, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया का मतलब है कि जब हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो मरने लगे। ठीक है, समझ आया? ए बी क्यों सबसे ले पा रहा है? क्योंकि ए बी के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ए बी के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उसका मतलब है कि उसके लिए कोई भी एंटीजन फॉरेन नहीं है, तो प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही नहीं अटैक करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी जो लिख रहे हैं ये फाइल भी आपको चाहिए तो वो कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको वो फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, इफ no antibody is present, then they can receive blood from any other blood group. एग्जाम्पल, ए बी ब्लड ग्रुप, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, अब इसी का उल्टा, इसी चीज का उल्टा क्या होगा कि इफ बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज are present, then are present, कहां पे present? in plasma, then blood from any ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप will cause immune response। ठीक है, अगर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसका मतलब है कि सेल्फ एंटीजन कोई है ही नहीं, दोनों एंटीजन जो आ रहे हैं ईदर ऑफ द एंटीजन इज फॉरेन, तो इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा बॉडी से और वो नए ब्लड सेल्स को मार देंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल है ओ ब्लड ग्रुप,
इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओके, सो O ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, AB इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे और उसके बाद चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज की तरफ। ठीक है, तो अभी हमने जो कहा कि भाई कौन डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर हमने सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंसिडर किया। हमने अभी तक रीसस ब्लड ग्रुपिंग को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अगर एनी पर्सन विथ एबीओ कंपैटिबिलिटी should also check RH compatibility। ठीक है, RH कंपैटिबिलिटी भी चेक करना जरूरी है। एबीओ की कंपैटिबिलिटी आपने चेक कर ली, लेकिन RH की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की, तो सेम चीज वापस से अगर गलत ब्लड ग्रुप दे दिया आपने, गलत ब्लड दे दिया, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ओके, तो क्या है भाई रीसस कंपैटिबिलिटी, क्या है RH कंपैटिबिलिटी, क्या है कि अगर इफ अ पर्सन हैज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप they can receive blood from both positive and negative blood groups। इस चीज को याद रखना है, मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, उसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देंगे, तो उसके लिए रीसस एंटीजन जो है वो कैसा हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे देंगे, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा एंटीजन तो जा नहीं रहा, कोई चीज फॉरेन नहीं होगी। ठीक है, कोई चीज फॉरेन नहीं हो रही, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो सकता है। ओके, इसका ऑपोजिट क्या रहता है कि इफ अ पर्सन हैज नेगेटिव ब्लड ग्रुप they can receive blood only from negative blood groups। ठीक है, इसके अंदर हमें एबीओ कंपैटिबिलिटी तो देखनी ही है, जो हमने आगे टेबल बनाया है। ओके, आई होप यहां तक समझ आ गया हो, यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे जाते हैं। हमने अभी तक जो बात करी है, इसके साथ साथ एक डिजीज जो है वो RH कंपैटिबिलिटी पे ही आता है, तो वो डिजीज को हम पढ़ लेंगे, उसको कहते हैं HDN। HDN, इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दें।
is called HDN. ओके, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट इज कॉल्ड हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, HDN का ही एक और नाम है जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, एक और चीज कहते हैं, इट इज कॉल्ड RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये सारे के सारे डिजीज सब एक ही हैं। ओके, तो हम जो डिजीज में कहना चाह रहे हैं उसको समझ लेते हैं। आप जितने भी लोगों ने मुझे ब्लड ग्रुप कहा होगा, ठीक है, या फिर आपने दिमाग में अपना ब्लड ग्रुप याद किया होगा, अगर नहीं मालूम है तो पेरेंट्स से पूछ लीजिए। आपका जो ब्लड ग्रुप होगा, मैक्सिमम लोगों का ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। ओके, मैक्सिमम लोगों का पॉजिटिव होगा। इसका रीजन है, आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर हेरिडिटी का पार्ट पढ़ के आए हो। ठीक है, वो जो पार्ट है हेरिडिटी का, उसके अंदर आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा होगा। ठीक है, मेंडल अंकल, द ग्रेट ग्रेगोर मेंडल, उन्होंने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था वो यहां पे फॉलो होता है। RH इज डोमिनेंट। ठीक है, RH जो है वो डोमिनेंट है। तो अगर अगर फादर है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, हम अभी ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ABO के अंदर भी एक जेनेटिक्स का पार्ट आता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले हम RH इनकम्पैटिबिलिटी, HDN, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को पहले समझ लेते हैं। अगर फादर है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है और मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, ठीक है, तो फादर का ब्लड ग्रुप जो है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, बिकॉज रीसस एंटीजन इज प्रेजेंट एंड बिकॉज रीसस एंटीजन इज डोमिनेंट, तो जो चाइल्ड होगा वो 110% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा। ठीक है, अगर फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, चाइल्ड 100% पॉजिटिव होगा। इसको उल्टा कर देंगे, अगर मदर पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है, तो भी चाइल्ड 100% पॉजिटिव होगा। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमारा कंसर्न है कि जब फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, वो कंसर्न भी क्यों है? बिकॉज द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप, चाइल्ड डेवलप्स इन मदर्स बॉडी। हाँ या ना? ठीक है, तो जब वो डेवलपमेंट हो रहा है, तब अगर मदर का ब्लड और चाइल्ड का ब्लड दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो मदर की बॉडी के लिए ये जो रीसस एंटीजन है वो कैसा हो जाएगा? फॉरेन हो जाएगा। तो क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो इसकी वजह से जो फीटल लाइफ है उसके ऊपर रिस्क आ जाता है। ठीक है, so during pregnancy, if fetal blood comes in contact with
maternal blood the rhesus antigen present in fetal blood will be considered foreign by the immune system of mother's body. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम अगर फीटस का ब्लड है वो कांटेक्ट में आ जाएगा मैटरनल ब्लड के साथ, मैटरनल मतलब मदर का ब्लड, अगर उसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो जो आरएच एंटीजन फीटस के ब्लड में प्रेजेंट है वो क्या कंसीडर हो जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड फॉरेन। किससे, कौन कंसीडर करेगा ऐसा, इम्यून सिस्टम। किसका इम्यून सिस्टम, मदर की बॉडी का इम्यून सिस्टम आरएच एंटीजन को फॉरेन कंसीडर कर लेगा और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगा। समझ रहे हो? तो इस वजह से क्या होगा, जो फीटल लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा। अब एज द इम्यून सिस्टम will take time in generating the response, first pregnancy will not be affected ठीक है, जो पहली प्रेगनेंसी है उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ नहीं होगा, हो रहा होगा, मदर बॉडी जो है वो रीसस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही होगी, लेकिन सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में, सेकेंड प्रेगनेंसी में हमें तो पता ही है कि फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मदर की बॉडी के अंदर मदर नेगेटिव है, सो द चाइल्ड विल 110% हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा। ठीक है, वापस से अगर ब्लड कांटेक्ट में आया तो जो एंटीबॉडीज मदर की इम्यून सिस्टम ने बना ली होगी वो डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर देगी। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स को डैमेज कर देना, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, उसको डैमेज कर देंगे। ओके, और फीटलिस मतलब फीटस के ब्लड का। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो 110% जो चाइल्ड का या फीटस का ब्लड होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा, क्योंकि आरएच एंटीजन इज डोमिनेंट, और इसको मदर की इम्यून सिस्टम फॉरेन कंसिडर करके उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम। क्योंकि रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी के अंदर, जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उसके अंदर जैसे ही ब्लड कांटेक्ट में आएगा, मदर बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएगी और वो जाके फीटस के एरिथ्रोसाइट्स को मतलब के आरबीसीज को मारना शुरू कर देगी। ठीक है, इससे बचने का एक सिंपल तरीका है, फॉल्टी एंटीबॉडीज should be injected in the mother's body।
at the time of first delivery. ठीक है, फॉल्टी एंटीबॉडीज बोलो या एंटी आरएच एंटीबॉडीज बोलो, एंटी आरएच एंटीबॉडीज मतलब कि कैसी एंटीबॉडीज जो आरएच फैक्टर को मारने वाली है उसको मार सके, ठीक है, जो आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है उन्हीं को मार सके, वैसी एंटीबॉडीज आप मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर दो, हाँ या ना? ठीक है, ये मैंने चेंज किया, थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक करके दिया है क्योंकि एनसीईआरटी कहती है एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ठीक है, हमें एनसीईआरटी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, वो हमारी होली बुक है, अगर वो ऐसा कह दे कि इंसान के 4 सर हैं तो हाँ भाई 4 सर हैं, आपको कितना भी श्योरली कुछ भी मालूम हो, एनसीईआरटी ने जो बोल दिया वो नीट के एग्जाम के लिए पत्थर की लकीर हो गई, समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबको आंसर दे पाऊं। ओके, थैंक यू। तो आज यहाँ पर सेकंड लेक्चर जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। मैंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट की अभी तक कोई मार्केटिंग करी नहीं है, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं कि माय इंस्टीट्यूट इज सिनर्जी इंस्टीट्यूट, right? I am based out in Navsari, right? And I am the director of the institute, Bhaumik Desai. Thank you very much.